अरे भाग्यवान, तुम मुझे और अपने ये बच्चे को अकेला छोड़कर कहाँ चली गई? तुम्हें पता भी है तुम्हारे जाने के बाद मेरा और ये बच्चे का क्या हाल है? अभी कुछ महीने पहले ही श्याम की पत्नी श्याम और श्याम के बच्चे को इस दुनिया में अकेला छोड़ गई। भाभी, ये लो, मेरा लकड़ियाँ काटने का समय हो रहा है। भाभी, मैं जंगल की ओर जा रहा हूँ। जब तक आप राजू का ख्याल रखना, इसे ठीक समय पर दूध पिला देना। श्याम रोज अपनी भाभी के पास अपने बेटे को छोड़कर जंगल में लकड़ी काटने निकल जाया करता। अरे तुम अपने भाई से कुछ कह क्यों नहीं पाते हो? अब तो रोज का काम हो गया। मैं घर का काम करूं या इसकी देखरेख? तुम्हारे भाई ने क्या मुझे नौकरानी समझ के रखा है? अरे भाग्यवान, अभी उसकी पत्नी को मरे कुछ ही महीने हुए हैं। अभी उसका बच्चा छोटा है, इसलिए वो उसका बच्चा हमारे पास रखकर जाता है। अगर वो जंगल में इसे लेकर जाएगा तो वो काम करेगा या इस बच्चे की देखरेख करेगा? जब ये थोड़ा बड़ा होगा तो श्याम इसे खुद ही अपने साथ ले जाया करेगा। तुम चुप ही रहो। अरे सुनते हो जी, हमें भी संतान सुख कब प्राप्त होगा? हमें कितने वर्ष हो गए मगर हमें अभी तक कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। पता नहीं ऐसे हमारे क्या कर्म है जो हमें संतान सुख नहीं मिला। ये बात तो तुम सही कह रही हो मालती। पता नहीं हमें भी संतान सुख मिलेगा या नहीं। हमें जितनी भी संतान होती है वो इस दुनिया में होते ही गुजर जाती है। वो ज़्यादा समय तक इस दुनिया में जीवित नहीं रह पाती। अरे भाग्यवान, तुम्हारे रोने से कोई हमारी समस्या का हल नहीं होगा। जो हमारे भाग्य में है वही हमें मिलेगा। मगर हमें संतान हो या ना हो, ये मेरे छोटे भाई का बेटा है और यही हमारी संतान है भाग्यवान। क्या कहा तुमने? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है? ये कोई हमारी संतान नहीं है, ये तुम्हारे छोटे भाई की संतान है। ये कोई हमारे बुढ़ापे की लाठी नहीं बनेगा। तुमने वो कहावत सुनी है ना कि घी तो अपनी थाली में ही गिरता है। इसी प्रकार वो हमारा नहीं, तुम्हारे छोटे भाई का बेटा है। वो उसी के ही बुढ़ापे की लाठी बनेगा। मालती, तुम भी ना, पता नहीं तुम कैसी कैसी बातें करती हो। मैं सच कह रही हूँ, भले अभी तुम्हें मेरी बातें यूं ही लग रही हैं, मगर तुम देखना, जब हिस्से बांटे का समय आएगा ना तो हमें केवल एक ही हिस्सा मिलेगा और श्याम को 2 हिस्से, क्योंकि उसका ये बेटा है और हमारे बाद तो हमारे पीछे कोई भी नहीं है। हाँ, मगर भाग्यवान की ये बात में तो दम है। मेरा तो कोई वारिस भी नहीं है। इसका मतलब पूरी संपत्ति का मालिक ये बच्चा है। नहीं मालती, नहीं, ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। तुम्हारे होने नहीं होने देने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक ये बच्चा है, जब तक जमीन जायदाद का मालिक यही बनेगा, ठीक है? इसका मतलब कलेश की जड़ ये बच्चा है। मैं इस बच्चे को ही मिटा दूंगा। हरि और मालती की कोई संतान नहीं थी, जिसकी वजह से वो श्याम के बच्चे से बहुत जलते थे। भाभी, आज शाम को मैं घर नहीं लौटूंगा। मैं आज रात को पड़ोसी गांव में लकड़ियां बेचने जाऊंगा, तो फिर मैं कल सुबह ही लौटूंगा। जब तक आप राजू का ख्याल रखना। आप बेफिक्र होके जाओ, मैं राजू का ख्याल रखूंगी। इतना कहकर श्याम अपने घर से निकल जाता है। सुनते हो, आज तुम्हारा भाई घर नहीं लौटेगा तो मैं क्या कहती हूँ? आज हम इस बच्चे को जंगल में छोड़कर आ जाते हैं। मगर मालती, ये सब करते हुए अगर हमें किसी ने देख लिया तो? कोई भी नहीं देखेगा। अगर अपना भला चाहते हो तो ये करना ही पड़ेगा। फिर हरि और मालती राजू को जंगल की ओर लेकर जाते हैं। अरे भाग्यवान, मुझे लगता है हमारे आसपास कहीं शेर है। शेर के दहाड़ने की आवाज मुझे सुनाई दे रही है। हम एक काम करते हैं, इस बच्चे को हम यहीं छोड़ देते हैं। आज ये बच्चा शेर का निवाला बनेगा। मगर मालती, जरा जल्दी करो, ये बच्चे के साथ साथ हम ना शेर के निवाले बन जाएं।
हरी और मालती राजू को जंगल में एक पेड़ के नीचे रखकर चले जाते हैं और ये सब होते हुए ऊपर बैठा एक बंदर देखता है। अरे राम राम राम, ये दोनों ये छोटे से बच्चे को ये जंगल में क्यों छोड़कर जा रहे हैं? और मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पर तो शेर के दहाड़ने की आवाज भी आ रही है। अगर ये बच्चा ज्यादा समय तक ऐसा रहा तो शेर इसे अपना शिकार बना लेगा। एक काम करता हूँ, इसे मैं अपने साथ घर ले जाता हूँ। वो बंदर उस बच्चे को उठाकर ले जाता है। सुनिए जी, मुझे लगता है अभी तक राजू को शेर अपना शिकार बना चुका होगा। तुमने सही कहा मालती, और ठीक मैंने तुम्हें जो समझाया है, शाम आए तो ठीक वैसे ही कहना। अरे बेटा, तू ये छोटे से बच्चे को कहाँ से उठाकर लेकर आया? अरे माँ, वो जंगल में एक औरत और एक आदमी ये बच्चे को। वो बंदर जो उसने होते हुए देखा, वो सब उसने मंजरी को बताया। क्या एक औरत और आदमी इस बच्चे को जंगल में मरने के लिए छोड़कर गए? ये कैसे हो सकता है? कोई भला इतने छोटे से बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? माँ, अगर ये वहाँ रहता तो अभी तक शेर इसे खा लेता, इसीलिए मैं इसे अपने साथ यहाँ लेकर आ गया। हाँ बेटा, तूने एकदम सही किया। तूने इस बच्चे की जान बचाई। ये बच्चा कितना प्यारा है। मुझे लगता है इसे बहुत तेज भूख लगी है। अगले दिन सुबह श्याम अपने घर की ओर आता है। भाभी, राजू कहाँ है? और तुम दोनों इतने उदास क्यों लग रहे हो? अब तुझे क्या बताऊं श्याम, मुझे तो ये बात कहने से ही डर लग रहा है। कहो भैया, ऐसी क्या बात है? अरे श्याम, कल तेरे जाने के बाद हम दोनों जंगल की ओर मिट्टी लेने गए थे। श्याम, जब तक हम दोनों मिट्टी खोद रहे थे तो हमने राजू को एक पेड़ के नीचे रख दिया। श्याम, इतने ही बीच में एक शेर आया और राजू को वहां से उठाकर ले गया। क्या क्या भैया, आप ये क्या कह रहे हो? राजू को शेर उठाकर ले गया? मगर अब राजू कहाँ है? अभी तक राजू का कोई अता पता नहीं है। हमने कल देर रात तक राजू को ढूंढा, मगर हमें राजू कहीं नहीं मिला। जब से ही तेरी भाभी का रो रो कर बुरा हाल है। हरी के कहते ही श्याम जंगल की ओर निकल जाता है और अपने बेटे राजू को राजू कहकर पुकारता है। राजू, ओ राजू, राजू बेटा, मेरी आवाज तू सुन पा रहा है क्या? राजू, ओ राजू। मगर उसे राजू कहीं नहीं दिखता है। भाग्यवान, ये क्या हो गया? मैं कितना बड़ा लापरवाह हूँ, जो मैं अपने बच्चे का ठीक से ख्याल नहीं रख पाया। भाग्यवान, मुझे पता नहीं है कि राजू मुझे छोड़कर कहाँ चला गया। मैंने उसे जंगल में खूब ढूंढा, मगर वो मुझे नहीं मिला। भाग्यवान, राजू जहाँ कहीं भी हो तुम उसका ख्याल रखना। पता नहीं मेरा राजू अब जिंदा भी है या नहीं। रामू का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। कुछ सालों बाद राजू खूब बड़ा हो चुका था। बंदर, तुम जंगल में जाओ और जंगल में जाकर भाजी सब्जी लेकर आओ, जिसे पकाकर मैं और बल्लू हमारा पेट भरेंगे, और तुम अपने लिए कुछ फल ले आना जाओ। अरे सुनते हो जी, आज घर में खाना पकाने के लिए बिल्कुल भी लकड़ियाँ नहीं है, तो आप जंगल से जाकर कुछ लकड़ियाँ लेकर आओ। ठीक है मालती, मैं जाता हूँ और कुछ ही समय में जंगल से लकड़ियाँ काट कर आता हूँ। इतना कहकर हरी अपने घर से जंगल की ओर निकल जाता है।
चलो आज समय रहते मैंने ढेर सारी लकड़ियाँ काट ली, मगर इतनी धूप में काम करते करते अब मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। और उसे थोड़ी दूर चलने के बाद एक झोपड़ी नजर आती है। अरे इतने घने जंगल में ये झोपड़ी में कौन रहता है? चलो जाकर देखता हूँ। अगर कोई रहता होगा तो मैं उससे पानी मांगूंगा। अरे बेटा, थोड़ा सा पानी मिलेगा क्या? मैं यहीं लकड़ियाँ काटने आया था। मुझे बहुत तेज प्यास लगी तो मैंने तुम्हारी ये झोपड़ी देखी तो मैं यहाँ चला आया। ठीक है, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। अरे बेटा, इतने घने जंगल में तुम अकेले रहते हो क्या? नहीं, मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ। मगर मुझे तुम्हारी माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही। माँ अभी अंदर कुछ काम कर रही है। इतने में ही हरी की नजर वहाँ रखे एक ताबीज पर पड़ती है। अरे ये ताबीज तो कहीं जाना पहचाना सा लग रहा है। अरे ये ताबीज तो वही है जो राजू के गले में था। नहीं, ये राजू नहीं हो सकता, वो तो कब का मर चुका होगा। बेटा, तुम क्या तुम्हारी माँ से मुझे मिलवा सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, मगर आपको उसके लिए हमारे घर के भीतर आना होगा। मेरी माँ घर के बाहर नहीं जाती है। अरे मैंने तुम्हें इस जंगल में पहली बार देखा और ये तुम्हारा बेटा है क्या? मगर तुम तो कुंवारी लगती हो, ये तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है? भोलू, जाकर देखो तो अभी तक तुम्हारा भाई घर वापस नहीं आया है। राजू वहाँ से निकल जाता है। मगर तुम तो कुंवारी लगती हो, ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता। हाँ, ये मेरा बेटा नहीं है। फिर वो वाली बात मंजरी हरी को पूरी बता देती है। यह बात सुनकर हरी हक्का बक्का रह गया। अरे बाप रे, मेरा शक बिल्कुल सही निकला। ये श्याम का ही बेटा राजू है, जिसे आज से 10 साल पहले मैंने इसी जंगल में मरने के लिए छोड़ा था। मगर ये बच कैसे गया? मगर आप क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे पानी दिया। माँ, माँ, जो अभी आदमी आया था ये वही आदमी है जो भोलू को उस दिन जंगल में रखकर गया था। क्या तुम ये क्या कह रहे हो? ये वही आदमी था। माँ, माँ, ये तुम क्या बात कर रही हो? मेरे तो कुछ बात समझ में नहीं आ रही, मुझे बताओ ना। फिर मंजरी राजू को सब सच सच बता देती है कि वो उसे एक पेड़ के नीचे मिला था। माँ, भले वो कुछ भी हो, मैं नहीं जानता, मगर माँ, मेरी माँ तुम ही हो और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ बेटा, हाँ, तू मेरा ही बेटा है और मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मगर मेरे समझ में नहीं आता ये आदमी कौन है जो तेरी जान लेना चाहता था। मगर बेटा, अब से तू कहीं नहीं जाएगा। अब वो आदमी ने तुझे देख लिया है, तेरी जान को उससे खतरा है, तो तू अब से घर के बाहर नहीं निकलेगा। अरे मालती, एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है। हुआ क्या? तुम लकड़ियाँ लेने गए थे या परेशानी? मालती, मैं जब लकड़ियाँ काट रहा था तब मुझे बहुत तेज प्यास लगी और मुझे एक झोपड़ी दिखाई दी और मैंने उस झोपड़ी में जाकर देखा। नहीं हो सकता है, वो कोई और भी तो हो सकता है। मगर भाग्यवान जिस लड़की ने उसे पाला है, वो लड़की ने मुझे बताया है कि वो उसे वही पेड़ के नीचे मिला था जहाँ हमने उसे छोड़ा था। मालती, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। ना तुम मुझे ये बेकार का सुझाव देती, ना मैं ये पाप करता। अगर इस बात का जरा सा भी शाम को पता चल गया तो। अच्छा, आप सब कुछ मुझ पर ढोल रहे हो, मगर चिंता की कोई बात नहीं है। अभी भी ये बात किसी को पता नहीं है।
वाह भैया और भाभी, बहुत बढ़िया। मैंने तुम पर खूब विश्वास किया। मगर श्याम, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या हुआ तुम्हें? भैया, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैंने बाहर खड़े होकर तुम दोनों की सभी बातें सुन ली है। तुम पर मैंने कितना विश्वास किया, मगर तुमने मेरे बेटे को मारना चाहा। छी छी छी, तुम दोनों इतने नीचे गिर जाओगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। उस बेचारे की माँ के जाने के बाद मैंने सोचा कि अब से इसकी माँ बड़ी भाभी है। मगर मुझे माफ कर दो श्याम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं ये औरत की बात में आकर मैंने अपने छोटे भाई के बच्चों को मारना चाहा। मुझे माफ कर दो श्याम, माफ कर दो। बस करो भैया, आज के बाद मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। मैं आज से तुम्हारे लिए मर गया हूँ। फिर श्याम वहीं झोपड़ी की ओर जाता है। राजू, राजू मेरे बेटे, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू आज जिंदा है। आप कौन? आप किसे राजू कहकर पुकार रहे हो? ये मेरा बेटा राजू है, जिसे मेरे बड़े भाई और भाभी ने आज से 10 साल पहले इसी जंगल में एक पेड़ के नीचे मरने को छोड़कर गए थे। इसका मतलब जो अभी आदमी आया था वो आपका बड़ा भाई है? हाँ, वो मेरा बड़ा भाई है। और अभी यहाँ से जाने के बाद वो और उसकी पत्नी यही बात कर रहे थे, तो मैंने घर के बाहर खड़े होकर उनकी ये सभी बातें सुन ली और मैं तुरंत ही यहाँ चला आया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरे बेटे का एक माँ की तरह ख्याल रखा। आज मेरा बेटा केवल तुम्हारे बदौलत ही जीवित है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये बड़ी खुशी की बात है जो तुम्हारे पिताजी और तुम्हारी माँ तुम्हें मिल गई। अब तुम खुशी खुशी अपने घर जा सकोगे। नहीं, इसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। इसकी माँ इसे जन्म देने के बाद ही मुझे और इसे इस दुनिया में अकेला छोड़ गई। उसके जाने के बाद मैं जब भी काम पर निकलता था तो मैं राजू को, मैं बड़े भाई की पत्नी को सौंप कर आता था, मगर उन्होंने तो इसे मारना चाहा। अच्छा, कैसा जमाना आ गया है। कुछ धन दौलत के लिए लोग किसी की भी जान लेने को तैयार हो जाते हैं। मगर मैंने तुम्हें इस जंगल में पहली बार देखा, तो क्या तुम इस जंगल में अकेली रहती हो? नहीं, मेरे साथ मेरे दादाजी भी इस जंगल में रहते थे, मगर वो मुझे बहुत पहले इस दुनिया में अकेला छोड़ गए। और ये तुम्हारी आंख में कैसी चोट है? ये चोट नहीं, ये एक साधु के द्वारा दिया गया शराब है। क्या? साधु द्वारा दिया गया शराब? मैं कुछ समझा नहीं। बहुत समय पहले की बात थी, जब मेरे दादाजी मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। इस घर में केवल मैं ही बची थी, मेरा यहाँ कोई नहीं था। एक दिन जब मैं लकड़ी काट रही थी, तब फिर एक साधु बाबा गुस्से में अपने घर से बाहर आए। मेरी तपस्या किसने भंग की? मेरी तपस्या तुमने ही भंग की है। मैं कई सालों से इस झोपड़ी में बैठकर तपस्या कर रहा था, किंतु मेरी तपस्या तुमने भंग की है। ये लड़की, जा, मैं तुझे शराप देता हूँ कि तू भी एक झोपड़ी में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाएगी और तू एक आँख से अंधी हो जाएगी। साधु बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे शराब मत दीजिए। साधु महाराज, मैं तो केवल ये पेड़ से कुछ लकड़ियाँ काट रही थी, मगर इस पेड़ की अचानक से डाली आपकी झोपड़ी के ऊपर जा गिरी। मुझे माफ कर दीजिए। तूने मेरी तपस्या भंग की है। तुम्हें पता भी है, मैं पूरे 100 साल से इस झोपड़ी में बैठकर तपस्या कर रहा था, मगर तुमने मेरी तपस्या भंग की है। साधु महाराज, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे दादाजी मेरे साथ रहते, मगर वो भी अब मुझे अकेला छोड़ गए। इस वजह से मैं यहाँ आकर लकड़ियाँ काट रही थी। मुझे नहीं पता था कि पेड़ की डाली गिर जाएगी। साधु महाराज, जो कुछ भी मुझसे हुआ सब अनजाने से हुआ। कृपा करके आप अपना शराब वापस ले लीजिए। बेटी, मैंने क्रोध में आकर तुम्हें शराब दे दिया है,
किंतु बेटी, मैं दिया हुआ शराब वापस नहीं ले सकता हूँ। हाँ मगर बेटी, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिससे तुम ये शराब से मुक्त हो जाओगी। अगर बेटी कोई भी व्यक्ति तुमसे इस अवस्था में तुमसे विवाह कर लेता है तो फिर तुम यह शराब से मुक्त हो जाओगी। मगर बाबा, आपने तो मुझे शराब दिया है कि मैं हमेशा हमेशा के लिए एक झोपड़ी में कैद हो जाऊंगी। तो फिर बाबा, मुझसे विवाह कौन करेगा? और मैं बाहर नहीं जाऊंगी तो मैं खाऊंगी पीऊंगी कैसे? ऐसे तो मैं घर में घुट घुट कर ही मर जाऊंगी। पंडित के जादू करते ही वहाँ एक बंदर आ जाता है। बेटी, ये कोई आम बंदर नहीं, ये एक जादुई बंदर है। ये बंदर मैं तुम्हें देता हूँ। जब तक मेरे द्वारा तुम्हें दिया हुआ शराब से तुम मुक्त नहीं हो जाओगी, ये बंदर तुम्हारे हर कार्य में सहायता करेगा। इस बंदर से तुम बाहर का कार्य भी करवा सकोगी। ये बंदर से तुम जो भी कार्य करवाओगी ये वो करेगा। इतने ही बीच में साधु महाराज गायब हो जाते हैं। इसी तरह मैं साधु महाराज का दिया हुआ शराब भोग रही हूँ। माँ, मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहता हूँ। माँ, आज मैं जीवित केवल तुम्हारे कारण ही हूँ। श्याम के मन में ख्याल आता है। मुझे तुमसे एक बात कहनी है, अगर तुम्हें कुछ दिक्कत ना हो तो। कहिए ना। अगर तुम्हें कुछ दिक्कत नहीं हो तो क्या तुम मुझसे विवाह करना चाहोगी? मुझसे विवाह करने के बाद तुम्हारा साधु द्वारा दिया गया शराब भी खत्म हो जाएगा और तुम उस शराब से भी मुक्त हो जाओगी। मैं तुम दोनों को अलग नहीं करना चाहता हूँ और मेरे बेटे को भी एक माँ की ममता का सुख मिलेगा। मंजरी सोच समझकर कहती है, मुझे यह प्रस्ताव स्वीकार है। इसी तरह श्याम और मंजरी विवाह कर लेते हैं और मंजरी को दिया हुआ शराब से मुक्त हो जाती है और वह अपना खुशी खुशी जीवन व्यतीत करते हैं।